वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं फ्रेंड्स और भर रहे हैं, इसके साथ जिनका बिहार दरोगा के एग्जाम है फ्रेंड्स, और साथ में जो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको मैं सीरीज शुरू किया हूँ घटना चक्र का। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि घटना चक्र का सीरीज शुरू करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो अब देखिए घटना चक्र का सीरीज शुरू किया हूं और ये जीव विज्ञान का पहला वीडियो है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हर एक विषय का जो सीरीज है मैं आपको समाप्त करा दूंगा फ्रेंड्स। इससे क्या है कि आपको सभी परीक्षा में, खास करके फ्रेंड्स जो भी आपका बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो भी प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ये देखिए जीव विज्ञान का पहला है फ्रेंड्स, इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ते जाएंगे। इससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा और एक से ज़्यादा प्रश्न को समझने का मौका मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का देखिए पहला सवाल है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। मानव शरीर में यानी प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, पढ़ते चलेंगे फ्रेंड्स कि सजीव पदार्थ के संयोजन में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक, ठीक, कितना ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक 65% होती है। इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 18.5% होता है फ्रेंड्स, इसका हाइड्रोजन 9.5% होता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन 3.20% की मात्रा होती है। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ते चलेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से, किसमें, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतियात में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। देखिए हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 में पूछा हुआ है 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतियात में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। इसी सवाल को देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से पूछा गया था, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। देखिए इसका जो व्याख्या है फ्रेंड्स उसमें भी लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आप 3 को देखें कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। जो हमारा जीभ टंग होता है फ्रेंड्स, तो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिका होता है कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व में होता है। ठीक है, अब इसका देखिए व्याख्या में देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स कि जिह्वा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है। कहाँ होते हैं खट्टे स्वाद के लिए, तो जिह्वा के पार्श्व किनारे पर। और मीठे का अनुभव अग्र छोर पर, नमकीन का अनुभव अग्र छोर एवं उसके किनारों पर, जबकि कड़वे का पश्च भाग में होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते चलेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है, तो पार्श्व भाग में होती है। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4, मानवों में स्वादेंद्रियां का पता लगाते हैं, किससे लगाते हैं, तो स्वादेंद्रियां का पता स्वाद से लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखिए व्याख्या में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए इसमें थोड़ा धुंधला आया है, पढ़ देते हैं। मानवों में स्वादेंद्रियां स्वाद का पता लगाते हैं। मनुष्य जिह्वा के विभिन्न भाग, मनुष्य में जिह्वा के विभिन्न भाग 4 भिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। मीठे और नमकीन का अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर, खट्टे का पार्श्व में तथा कड़वे का पश्च भाग में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो अब आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन को स्वाद बनाना। ठीक है, यानी 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए इसका व्याख्या में देख लेते हैं कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन का स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलियाँ मौजूद होती है। तो उपयुक्त उत्तर विकल्प डी है, जबकि शेष विकल्प तर्कसंगत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि आहार नल एक लंबी नली है जो खाली स्थान विस्तृत है। कहाँ से, तो देखिए आहार नल है जो कहाँ से कहाँ तक, तो मुंह से लेकर के गुदा तक विस्तृत है। आहार नल एक लंबी नली है जो कहाँ से कहाँ, तो मुंह से लेके गुदा तक ये विस्तृत होती है आहार नाल। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में देख ले फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में है कि आहार नाल एक लंबी नली है जिसे जठरांत्रिय मार्ग भी कहते हैं। याद रखिएगा, आहार नल को जठरांत्रिय मार्ग भी कहते हैं। इसमें मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा गुद्दा शामिल होते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स
कि खाली लसिका से पचा हुआ अवशोषित वसा का वहन करती है। तो कौन करती है? तो क्षुद्रांत्र करती है। लसिका से क्षुद्रांत्र से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि देखिए मानव शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत के क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लसिकाएं यहाँ से पचे तथा अवशोषित वसा का वहन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इसमें 2-3 तरह से घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो देखिए पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत, इसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका था ना। आपका प्रश्न ये था फ्रेंड्स कि लसिका यानी छोटी आंत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। क्षुद्रांत यानी कि क्या हो गया? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 8 है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होगा? ऑप्शन ए में है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बी में बाजार में सस्ता होता है, सी में सुपाच्य होता है, डी में खाने में स्वादिष्ट होता है। तो देखिए पशु को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ठीक है, अब इसका देखिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। किससे? अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इन अमीनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो ये गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए ज़्यादा फ्रेंड्स, इससे क्या होता है? कैंसर होने की संभावना होती है। तो इसमें क्या चीज़ की प्रचुरता होती है? तो वसा की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसका सब्जेक्टिव देखते हैं फ्रेंड्स कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सभी व्याख्या देखते चलें, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चलेगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सी है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि हर एक सवाल है जो कोई ना कोई परीक्षा में पूछा हुआ है। एसएससी में है, टैक्स असिस्टेंट में परीक्षा 2007 में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ जो आप 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसका चलिए व्याख्यान देखते हैं। व्याख्या में आपका है फ्रेंड्स कि प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, सुनते चलिएगा। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि प्रोटीन का निर्माण है जो कितने अमीनो अम्ल से हुआ है? तो 20 अमीनो अम्ल से हुआ है। और फ्रेंड्स जो प्रोटीन टूटता है तो किस में टूटता है फ्रेंड्स? तो अमीनो अम्ल में ही टूटता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन का निर्माण है जो कितने 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, अतः यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होती है। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। यानी प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स, खास करके बच्चों के लिए। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो किसके एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर हम लोग देख चुके हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल को मिलाकर करके प्रोटीन का रचना की जाती है। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 12 है नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार क्या है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। प्रोटीन है जो आपको नाइट्रोजनी आहार है। इसका व्याख्या भी ऊपर में दिया हुआ है जो इसी का था फ्रेंड्स, उसी संबंधित प्रश्न है। नाइट्रोजनी आहार किसका है? तो प्रोटीन। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल चना जो होता है उसमें आपको डाइटेस एंजाइम पाया जाता है। उसमें क्या से होता है? डाइटेस एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो डाइटेस।
देखिए नोट्स में भी बात लिखा हुआ है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में, लाल चने में डाइटेस नामक एंजाइम पाया जाता है। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स कि एंजाइम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो देखिए एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या में है, एंजाइम्स प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। किसने की थी, तो कुहने ने की थी। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15 है, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स जो प्रोटीन एंजाइम किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होता है। देखिए फ्रेंड्स ये सब प्रश्न आप लोग अभी से याद करते हैं जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं फ्रेंड्स, और जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न में से ही आपको उसमें अब प्रश्न पूछा जाएगा, रिपीट होगा। इसलिए सभी प्रश्न को याद करें। तो अभी घटना चक्र का हम लोग सीरीज शुरू किया है फ्रेंड्स, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग का सपोर्ट मिला फ्रेंड्स तो आगे हम सभी विषय का मैं करवा दूंगा। तो एंजाइम क्या होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 आपका है फ्रेंड्स कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए में है देखिए आइसो एंजाइम, बी में है आपका हेलोजन एंजाइम, और सी में है आपका एपो एंजाइम, डी में है उपर्युक्त सभी। तो देखिए आपका है जो एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन में देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। मछली में क्या होता है फ्रेंड्स, इसलिए मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। ऑप्शन है आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल होता है, सभी आवश्यक वसीय अम्ल होता है, कोई अमीनो अम्ल नहीं होता है। तो देखिए जो मछली में होता है जो मुख्य रूप से आपका आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। इसलिए मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में, इसको पढ़ देते हैं फ्रेंड्स कि प्रथम श्रेणी के प्रोटीन मानव के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मछली, मांस, अंडे और दूध उत्पादित इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत है। द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कुछ ही एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सेम, अनाज, अखरोट इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं तथा शरीर की स्वास्थ्य के लिए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल चिन्हित किए गए हैं। इसमें से 10 अनिवार्य इम्यूनो अम्ल है जिन्हें स्तनीय भोजन से ही प्राप्त करते हैं। ये शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। अब समझ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए डिस्क्रिप्शन पढ़ने से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो आवश्यक, ठीक है, आवश्यक इम्यूनो अम्ल होता है। इसलिए मछली, मांस, अंडे सभी को क्या है जो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, तो मछली, मांस ये सबको प्रथम श्रेणी के प्रोटीन के अंतर्गत रखा गया है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कहाँ है, तो लार ग्रंथि से डायस्ट एंजाइम निकलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ नोट्स में व्याख्या में याद रखिएगा, डायस्ट एंजाइम को स्रोत लार ग्रंथि या स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। तो आपका जो लार ग्रंथि है उसी से डायस्टेज एंजाइम निकलता है। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए पूछा हुआ है, ये सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो HIV एड्स का जो वायरस है फ्रेंड्स अपना आकार अक्सर बदल लेता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण, ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेते हैं। देखिए सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स कि आपको सुमेलित करना है आपका कि सूची 1 में दिए गए पोषक के अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ, यानी किसके कमी से क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको आप मिला सकते हैं। आयोडीन है फ्रेंड्स, आयोडीन के कमी से क्या होगा, तो आयोडीन के कमी से आपका क्या होगा, घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है। उसकी तरह से फ्रेंड्स आपका जो है आयरन की कमी से क्या होगा, तो आयरन की कमी से क्या होता है, आपका सूक्ष्माणु रक्तलापता होता है, ठीक है। और इसका ये हो जाएगा। नियासिन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका प्लेग्रा होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका प्राणसी रक्तलापता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, यानी कि आपका A का हो जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स, B का हो जाएगा 1 और C का हो जाएगा आपका
4 और डी का हो जाएगा 2। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए पहला का हो गया आपका 3 हो जाएगा, पहला का 3, और 2 का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का हो जाएगा यानी सी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा पेलेग्रा, और डी का हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख ले फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, आयरन की कमी से सुछाणु रक्तलापता, नियासिन की कमी से आपका पेलेग्रा, और B12 की कमी से आपका प्राणसी रक्ताल्पता। ठीक है, चलिए इसका देखिए यहाँ पर सुमिलित दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है। आयोडीन की से क्या होता है, घेंघा होता है, आयरन की कमी से सुछाणु रक्तलापता होता है, नियासिन की कमी से पेलाग्रा, ठीक है, या 4D सिंड्रोम होता है, और B12 की कमी से क्या होता है, प्राणी रक्तलापता होता है। तो ये देखिए सूची में जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये सब याद रखें। ठीक है, थोड़ा वक्त देके पढ़िए फ्रेंड्स, समझ करके पढ़िए, एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। और अभी से लगे रहें फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो तैयारी हो कर रहे हैं फ्रेंड्स तो डेली ज़रूर पढ़ें। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि घटना चक्र आप लोग हमेशा जेब में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, यानी लेके चल भी नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या है कि कभी भी कहीं भी रहें, आप ट्रेन पर रहें, कहीं फील्ड में हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आप मोबाइल निकाल करके फ्रेंड्स आपको 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होता है, वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, तो क्या इससे आपका रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा आलस लगता है फ्रेंड्स कि कहीं भी वीडियो चला करके देखने में, लेकिन फ्रेंड्स वही आपकी पहचान, वही आपकी मेहनत, आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, वही से झलकता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फील्ड में गए हैं तो इधर उधर के यूट्यूब पर लंद फंद देख रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो सही में मायने में तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो जरूर समय का सदुपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 21 आपका क्या है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। तो दूध में सबसे बड़ा दूसरा तत्व होता है आपका शर्करा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ दूध का संगठन दिया हुआ है, तो देखिए इससे पढ़ने से ही फायदा है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चलता है। तो दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए जल पाया जाता है। ठीक है, गाय दूध का संगठन में है, जैसे जल है, ये गाय का दूध है, उसका है जल इतना प्रतिशत होता है, वसा कितना इतना प्रतिशत होता है, प्रोटीन इतना प्रतिशत होता है, और शर्करा कितना होता है, इतना प्रतिशत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं गाय के और मनुष्य के दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, दूध में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व अगर पूछा जाए तो क्या पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, जल है जो गाय के दूध में 87% होता है फ्रेंड्स, और मनुष्य के दूध में 88% होता है। और वसा होता है इसमें कितना, 3.9%, इसमें 3.8%। प्रोटीन इसमें देखिए होता है गाय के दूध में ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, 3.25%, इसमें कम होता है। और शर्करा है जो कितना होता है, 7% होता है। देखिए जो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि पानी के बाद में जो दूसरा बड़ा तत्व क्या होता है, तो शर्करा होता है। क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं कि पीत का स्रोत क्या है। तो पीत है जो स्रोत, यानी पीत का स्राव कहाँ से होता है, तो देखिए यकृत से स्राव होता है फ्रेंड्स, और ये संग्रह होता है पित्ताशय में, याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीत का स्रोत क्या है, तो यकृत है। यकृत यानी लीवर से पीत का स्राव होता है, और संग्रहित कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीत हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, यह यकृत में बनता है। कहाँ बनता है फ्रेंड्स, यकृत में बनता है। ये ध्यान से याद रखिएगा कि पीत का है जो निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। इसमें लगभग 92% जल होता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो पीत होता है उसमें 92% जल होता है, 6% पीत लवण होता है, और 0.3% वर्णक होता है, तथा 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है पीत में। यह लिपिड के पाचन एवं शोषण में सहायता करता है। याद रखिएगा जो पीत है जो लिपिड के पाचन एवं शोषण में सहायता करता है, और पीत का स्राव यकृत में होता है, यानी कि पीत का निर्माण यकृत में होता है, और यह कहाँ पर जमा होता है, तो पित्ताशय में। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है मानव शरीर के यकृत में होता है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी लीवर में ही इसका संश्लेषण होता है। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। इस तरह से सेंटेंस बना ले फ्रेंड्स, कभी नहीं कन्फ्यूज हो गया। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होगा, तो जैसे यूरिया जैसे यकृत, ठीक है, इस तरह से याद कर ले। सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर दिया है, अम्लीय है।
इसका डिस्क्रिप्शन में देखते थे फ्रेंड्स कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। कौन माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में। सवाल नंबर 25 को देखिए। सवाल नंबर 25 है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो वसा घुलनशील विटामिन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर दिया है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है। अब देखिए यहाँ इस डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि बी और सी है जो किस में? जल में घुलनशील है, और बाकी इसके अलावा जो भी विटामिन है जैसे ए, डी, ई के है वो किस में? वसा में घुलनशील है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। सवाल नंबर 26 को देखें कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। तो देखिए सब्जी में जानते हैं फ्रेंड्स 90% करीब जल होता है, ठीक है, यही कारण है कि वो जल्दी खराब हो जाते हैं। यानी सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। यही देखिए नोट्स में लिखा है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें जल की अधिक मात्रा होती है, यही कारण है सब्जियां जल्दी खराब होती है। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में बदलने का काम लीवर करता है, यकृत। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और रक्त को शुद्ध भी करता है, यकृत में ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होता है लीवर में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजोन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजोन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजोनोलिसिस कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। देखिए फ्रेंड्स एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना फ्रेंड्स, सब डिस्क्रिप्शन के साथ देखते चलिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है, देखिए कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए लगता है दो ऑप्शन इसमें जो स्कैन करने में झप गया फ्रेंड्स, कट गया है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी भी बता चुके हैं कि जो पित्त होता है जिसको अंग्रेजी में बाइल कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है फ्रेंड्स, और जमा होता है पित्ताशय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख ले, पित्त बाइल का स्रवण अर्थात उत्पादन यकृत द्वारा होता है किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय। देखिए अभी बताया पित्ताशय जिसे क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे पित्ताशय की जगह पर गॉल ब्लाडर भी रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका पित्त का स्राव, जो बाइल का स्राव होता है, जो आपका यकृत से होता है, यकृत यानी लीवर से होता है, इसका संचय कहाँ होता है? तो ये गॉल ब्लाडर में होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त एंजाइम रहित पाचक रस होता है, फिर भी यह पाचन से संबंधित कई कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको सब्जेक्टिव पढ़ने, इसका व्याख्या सहित पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग जैसा कहिएगा फ्रेंड्स उस तरह से मैं आगे सीरीज इसका जारी रखूँगा, ठीक है। तो पित्त का स्रावन हो गया फ्रेंड्स, यहाँ क्लियर हो गया पित्त के बारे में। अब चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। देखिए इसमें एक चैप्टर में जितना प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स जीव विज्ञान का वो सब करूँगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स उसमें कितना टोटल है? 60 प्रश्न दिया हुआ है। तो 60 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर में जितना प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर में आपको घटना चक्र का सभी जीव विज्ञान का करा देता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद में फिर दूसरा सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 29 को देखें फ्रेंड्स कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा है जो किस प्रकार की शर्करा है? सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल। सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिससे सामान्यतः टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, शर्करा को, सुक्रोज को टेबल शर्करा भी कहा जाता है। यही सब पॉइंट आपको याद करना है फ्रेंड्स। किसको टेबल शर्करा कहा जाता है? तो सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। यह क्या है? कार्बनिक यौगिक है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 है फ्रेंड्स खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन है?
तो सब सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स कि खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें? सोयाबीन और में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन और मूंगफली में। अब इसके भी देखिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन की सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। यह जो ज्ञात स्रोत है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन क्या है? तो केरेटिन है जो आपको रेशेदार प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। याद रखिएगा, केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, उन इत्यादि में पाए जाते हैं। कौन सा? केरेटिन। याद रखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाल, नाखूनों, सींगों, जो जानवर के सींग होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो उसका नाम क्या है? केरेटिन प्रोटीन। और ये है जो कैसे होते हैं? तो रेशेदार प्रोटीन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो केरेटिन है जो एक रेशेदार प्रोटीन है। यह रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों में पाई जाती है। सवाल नंबर 32 को देखिए फ्रेंड्स कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? देखिए इसी सवाल को किस तरह से घुमाया है। तो इससे पढ़ने से यही फायदा होगा फ्रेंड्स कि आपको सभी प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे किस ऊतक के, अभी हम लोग पढ़े थे क्या फ्रेंड्स कि कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। इससे भी हम लोग डिस्क्रिप्शन देखे थे, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। नाखून और सींग में क्या पाया जाता है। उसी प्रश्न को देखिए किस तरह से घुमाया हुआ है कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरेटिन के। ठीक है, व्याख्या में ऊपर को देखने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग व्याख्या देख चुके हैं। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो किस निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कॉपर की हो जाएगा। चलिए व्याख्या में देखते हैं कि यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कॉपर में तांबा फ्रेंड्स हो जाता है तथा उसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिससे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस भी कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों या मस्तिष्क, वृक्क तथा आंखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। देखिए ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि विल्सन रोग किससे होता है? देखिए अब ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। अब पूछेगा फ्रेंड्स कि विल्सन रोग किससे होता है? ठीक है, तो किसको होता है? तांबा से होता है फ्रेंड्स, कॉपर से होता है। ठीक है, कॉपर की अधिकता से ही होता है, यानी इसके लिए जिम्मेदार कौन सा तत्व है? तो कॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि होता जाता है तो इसे विल्सन रोग भी कहते हैं। यानी जब कॉपर शरीर के अन्य भागों या मस्तिष्क, वृक्क तथा आंखों पर जमने लगते हैं तो इसे विल्सन रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करते हैं? तो कॉपर से। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 आपका है फ्रेंड्स कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है। कह रहा है फ्रेंड्स इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। यही कारण है कि फ्रेंड्स मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग बहुत कम नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर व्याख्या में देख लें कि कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन, तो कार्बनिक भोजन का जो उत्पादन होता है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका रसायन और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है। सवाल नंबर 35 को देखिए। सवाल नंबर 35 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? क्या गेस करें फ्रेंड्स। यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जीभ की गति के अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो सवाल नंबर जो 35 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आरबीसी की वृद्धि इससे नहीं होता है। ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्सेस इससे कोई संबंध नहीं फ्रेंड्स लार से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स
कि देखिए लार हल्के, अब लार के बारे में देखिए पूरा बढ़िया से देख ले फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पढ़ने से यही आपका फायदा होगा फ्रेंड्स कि सभी चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। अब लार के बारे में यहाँ पर देखिए डिटेल दिया हुआ है, देख लें। लार हल्की अम्लीय, यानी कि लार होता है जो इसका प्रकृति कैसी होती है ये भी याद करते चलिए। लार की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, इसका पीएच मान कितना 6.8 होती है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथि। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। लार में आपका 99.5% जल होता है। शेष भाग में जल में घुली कई प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में कुछ आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन तथा एंजाइम होते हैं। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है, मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में भी मदद करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लार के बारे में हम लोग डिटेल यहाँ पर देख लिए। तो प्रश्न यही पूछा जा रहा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो तीन सभी ये सब तो लाभ है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बी है जो इसका लाभ नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं कि लार किसके पाचन में मदद करती है? सभी जानते हैं फ्रेंड्स स्टार्च का पाचन में है जो लार है जो मदद करती है। अब देखिए इसका भी देखते हैं। लार के पाचन कार्य में शामिल है, लार के पाचन कार्य में शामिल क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा, भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना कौन करता है? लार करता है, ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम इमाइलेज होते हैं, टाइलिन जिसे भी कहते हैं फ्रेंड्स, जो स्टार्च यानी मंड को मल्टोज में बदल देता है। ठीक है, तो देखिए ये सब इसका लार के बारे में डिटेल हो गया फ्रेंड्स, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। सवाल नंबर 37 है फ्रेंड्स कि मुख्य रूप से मुख से निकली लार पाचन करती है, क्या करता है? अभी देखे थे फ्रेंड्स, देखिए उसी प्रश्न को घुमा फिरा करके दिया है। इससे पढ़ने से यही फायदा होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मुख से निकली लार पाचन क्या करती है? प्रोटीन का, वसा का, मंड यानी स्टार्च, याद रखिएगा। तो किसका पाचन करता है? आपको मंड यानी स्टार्च का करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सवाल नंबर 38 है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? अभी देखिए बताए फ्रेंड्स, तो क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम है जो आपको लार ग्रंथि में पाया जाता है। अब उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़े सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एवं पैराटाइड द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है तथा पाचन क्रिया में सहायता करता है। देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो टाइलिन है एंजाइम लार में पाया जाता है और लार ग्रंथियां के 3 जोड़ों से, ठीक है, 3 जोड़ा कौन कौन है लार ग्रंथियां फ्रेंड्स? तो देखिए आपका लिखा हुआ है, ये सब याद रखिएगा। सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एवं पैराटाइड है, ये 3 लार ग्रंथियां है। ठीक है, इसी से आपका स्रावित होता है जो टाइलिन होता है। ठीक है, स्रावित होता है और स्रावित लार भोजन में मिल जाता है तथा पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है। सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 39 आपका है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न है जो किसका है? जो समृद्ध स्रोत है फ्रेंड्स, तो स्टार्च का है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अन्न में स्टार्च यानी मंड की प्रचुरता होती है। सभी पदार्थों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलेज या एमाइले पेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अन्न में स्टार्च यानी मंड की प्रचुरता होती है। सभी पदार्थों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलेज या एमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 40 है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेनिन कहते हैं। देखिए बच्चों में बहुत ज़्यादा स्रावित होता है रेनिन का, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों का मुख्य आहार क्या होता है? छोटा शिशु, नवजात शिशु का होता है दूध होता है। ठीक है, तो उसमें ये एंजाइम की अधिक आवश्यकता होती है रेनिन के। तो याद रखिएगा दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? तो आपका रेनिन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 40 का डिस्क्रिप्शन देख लें कि जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। देखिए इसमें किसी तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपको दूध के पाचन में, ठीक है फ्रेंड्स, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम मददगार होता है? तो रेनिन होता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा दूध से दही जो बनता है फ्रेंड्स, तो उसमें कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन होता है। सवाल नंबर 41 को देखें कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के
दूध का रंग पीला होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कैरोटीन के कारण। और जो सफ़ेद होता है फ्रेंड्स वो केसिन के कारण होता है, यानी सफ़ेदी, जो गाय के दूध में सफ़ेदी होता है फ्रेंड्स वो केसिन के कारण होता है, लेकिन जब पीलापन जो आता है वो कैरोटीन के कारण आता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि गाय के दूध कैरोटीन में उपस्थित के कारण उसका रंग पीला होता है, याद रखिए कैरोटीन। सवाल नंबर 42 को देखिए कि खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे दूध जैसे दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को है जो आरबीसी का, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह किसे कहा जाता है, स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये डिटेल आप पढ़ लें बढ़िया से। इसका व्याख्या जो है कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा अमाशय तथा तंतुपट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे गहरे लाल रंग की संकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। ठीक है, स्प्लीन प्लीहा जो क्या होता है, ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलो एंडोथेलियमी उत्तक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधानुओं तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करता है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए। यानी आपको स्प्लीन होता है तो जो हमारे रुधिर में जो भी फ्रेंड्स आपका जो हानिकारक रंजक होते हैं, जो निरर्थक चीज होते हैं, उसका ये लोग क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। यही कारण है कि स्प्लीन यानी प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सवाल नंबर 44 को देखिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सी है फ्रेंड्स, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, यानी ग्लैंड यहाँ पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत यानी लीवर ग्रंथि है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंतरिक नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। ऐसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा को माना जाता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपका इसमें हो जाएगा यकृत होगा। एक ग्लैंड भी है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो ये यकृत लीवर है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखिए लिखा हुआ है यह, सॉरी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल देख ले फ्रेंड्स कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत लीवर है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है, लगभग कितना, 1.5 kg। इसका प्रमुख कार्य पित्त का स्रावन, देखिए अभी हम लोग देखते आ रहे हैं फ्रेंड्स कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो आपका यकृत से होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, पित्त का स्रवण, एमिनो अम्ल का डिमिनिएशन, यूरिया का संश्लेषण यही होता है, विषैले पदार्थों से विसहरण, विटामिनों का संश्लेषित इत्यादि। ये सभी काम किसका है, यकृत का है। तो देखिए इससे कितना सारा प्रश्न हम लोग को सीखने को मिला कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है, ग्लैंड कौन सा है, तो यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, तो ये लीवर है। ठीक है, सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या होता है, कैल्शियम फास्फोट होते हैं। डिटेल में देखें, अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन होता है, कैल्शियम और फास्फोट होते हैं। 46 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। तो पाचक एंजाइम का श्रवण कौन नहीं करता है फ्रेंड्स, ये आपका यकृत है, जो लीवर है, जो पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है, ये पित्त का श्रवण करता है। जबकि लार ग्रंथियां, अग्नाशय और क्षुद्राणु ग्रंथियां यानी कि छोटी ये तीनों से आपका पाचक एंजाइम स्रावित होता है, जबकि यकृत से नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल लिखा है, इससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। देखिए कितना बार हम लोग रिपीटेशन किए फ्रेंड्स कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है, इसका मुख्य कार्य है। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते फिर भी यह पाचन में विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है, लेकिन मुख्य पाचक एंजाइम इसमें होता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 47 को देखते हैं। टोटल हम लोग 60 प्रश्न को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, थोड़ा सा वक्त दे समझ करके पढ़ें।
भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियां के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए ये भी सभी प्रश्न तो पूछा ही हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए सभी को जरूर देखें। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्रमाकुंचन कहा जाता है। ठीक है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियां के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो व्याख्या है फ्रेंड्स, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियां के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। मनुष्य में भोजन के पाचन के अधिकांश भाग छोटी भाग में संपन्न होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है मानव शरीर के? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 48 नंबर सवाल को देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट तो है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ क्या है? वसा है जो प्रमुख स्रोत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा। अब चलिए इसको देखते हैं। यद्यपि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है, वसा दीर्घावधि ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट हो त्वरित यानी तुरंत ऊर्जा, क्विक एनर्जी के लिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुरंत एनर्जी के लिए हमको, क्विक एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। जबकि दीर्घावधि वसा है जो क्या करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए आपको वसा का प्रयोग में किया जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्विक एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, कैसे क्विक कैसे कार्बोहाइड्रेट, और दीर्घावधि ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग होंगे? तो वसा का। लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए वसा का रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो वसा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा है। सवाल नंबर 49 को देखते हैं। सवाल नंबर 49 आपके सामने है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 49 आपका है कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो सवाल नंबर जो 49 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो देखिए प्रोटीन ना, खनिज नहीं, विटामिन नहीं, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में देखिए इसका फ्रेंड्स, डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। डिटेल में कि मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद प्रोटीन टूटता है, सबसे अंत में वसा टूटती है। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, शरीर के विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। याद रखिए फ्रेंड्स, शरीर के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है, लेकिन विटामिन से क्या होता है? तो जो पूछा जाता है कि उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो विटामिन आवश्यक है। ये सब देखिए यहाँ पर जो व्याख्या में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मुख्य पॉइंट लिखा रहता है, ये सबको सुनते चले, पढ़ते चले फ्रेंड्स, इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 50 देखें। सवाल नंबर 50 आपका है कि हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मुख्य रूप से प्राप्त होता है किससे फ्रेंड्स? तो कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें फ्रेंड्स। 51 नंबर सवाल है कि एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किसे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? तो क्विक एनर्जी के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं व्याख्या में कि कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह शरीर को तेजी से ऊर्जा या ताकत प्रदान करता है, इसलिए खिलाड़ी या एथलीट को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में दी जानी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दूध में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो दूध में क्या होता है आपका? केसिन और लैक्टोज होता है। देखिए केसिन के कारण ही दूध का में सफ़ेदी होता है, दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है फ्रेंड्स, और आपका लैक्टोज इसमें पाया जाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा होता है? तो केसिन और लैक्टोज होता है। चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दूध में केसिन तथा लैक्टोज प्रोटीन शर्करा युग्म होता है।
अब चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 53 को देखें कि फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है। यानी फलों में जो मीठापन होता है किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है व्याख्या में कि फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। ठीक है, फल में जो शर्करा पाया जाता है जो फ्रुक्टोज कहता है कैसा है, मोनोसैकेराइड शर्करा है, जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाला शर्करा है। ठीक है फ्रेंड्स, फल में पाई जाने वाले शर्करा फ्रक्टोज, दूध में पाई जाने वाले शर्करा लैक्टोज। ठीक है फ्रेंड्स, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि मल्टोज शर्करा अनाज से प्राप्त किया जाता है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। फल में जो शर्करा पाया जाता है उसे फ्रुक्टोज कहते हैं, दूध में जो शर्करा पाया जाता है उसे लैक्टोज कहते हैं, और अनाज में जो शर्करा पाया जाता है उसे मल्टोज कहते हैं। तो तीनों जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 54 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो निम्नलिखित सबसे मीठी शर्करा जो आपका हो जाएगा फ्रुक्टोज है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें। सवाल नंबर 55 आपका निम्नलिखित में कौन से सबसे मीठी शर्करा है। अभी हमने उन्हें देखा था फ्रेंड्स, सेम प्रश्न यहाँ पर भी पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो फ्रुक्टोज हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से फिर देखिए रिपीट हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे कौन सी मीठी शर्करा है, तो आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 56 को देखें। ठीक फ्रेंड्स, 54, 55, 56 में क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो विटामिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका चलिए व्याख्यान देख लेते हैं। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है, किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। याद रखिएगा, तथा अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। चलिए सवाल नंबर 57 को देखें कि तंतु आहार में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो तंतु जो सेलुलोज है जो तंतु आहार में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। सेलुलोज एवं पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा तंतु आहार कौन सा है, तो सेलुलोज है, इसके अंतर्गत आता है। परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जानवर में होता है सेलुलोज, इसका पाचन होता है जानवर के, हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तंतु आहार में शामिल कौन है, तो सेलुलोज है। सवाल नंबर 58 को देखें कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं फ्रेंड्स, तो शरीर की से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोध का काम करती है। ठीक है, सवाल एक बार फिर से सुने। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध। सवाल नंबर इसका देख लेते हैं व्याख्या फ्रेंड्स कि शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं। देखिए सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 59 को देखिए, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है। तो गेस के रेफरेंस ऑप्शन ए में तेल में हाइड्रोक्सिल समूह, बी में तेल में क्षार तत्व, सी में तेल में असंतृप्ति, और डी में है तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तेल में असंतृप्ति। आयोडीन का मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है, तो तेल में असंतृप्ति के लिए किया जाता है। डिटेल में देखें, आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में असंतृप्त, ठीक है, की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 60 फ्रेंड्स नंबर प्रश्न को देखिए। इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। देखिए निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति कहा जाता है। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर ने की थी। याद रखिए, न्यूक्लिक अम्ल का खोज 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर ने की थी। और कोशिका में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है। तो देखिए 60 प्रश्न था फ्रेंड्स, व्याख्या सहित था। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगला चैप्टर में जितना भी प्रश्न होगा, यानी आपका जो घटना चक्र में जो भी प्रश्न है फ्रेंड्स सबको मैं करवा देता हूँ। पहले जीव विज्ञान का करा देता हूँ फ्रेंड्स, उसी तरह से सभी विषयवार मैं करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।